चलो यार, अब यहाँ पर ध्यान दो। आज जो हमको बात करनी है वो है लिएबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स में, ठीक है। जो कल की क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा था, चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर नंबर फर्स्ट था फंडामेंटल्स नाम थे इसके, ठीक है। कुछ इसमें जो थ्योरी वाले टॉपिक थे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये हमने कल पढ़ा था, डेफिनेशन और उसके फीचर्स हमने कल देखे थे। आज हम पार्टनरशिप डीड, उसकी मीनिंग और इम्पॉर्टेंस को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने बात कर ली थी, नेचर ऑफ पार्टनरशिप को हमने समझ लिया था, डेफिनेशन पर हमने बात कर ली थी, और उसके बाद हमने जो उसके मेन फीचर्स थे उसमें हमने देख लिया था। 2 और मोर पर्सनस पर हमने बात कर ली थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पर हमने बात करी थी, माइनर एज अ पार्टनर पर हमने बात करी थी, फिर एग्रीमेंट पर बात करी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, फिर बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, फिर नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, फिर हमने लास्ट में जो बात कही थी वो राइट्स ऑफ पार्टनर्स से था। आज जो हमको जो बात करनी है वो हमें सबसे पहले क्या समझना है भैया, लिएबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर। हमको क्या समझना है, पार्टनर्स की लिएबिलिटीज़ के बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है। जितना आप बोलूँ उसको थोड़ा सा पहले सुनना है, फिर उसको दिमाग में उसकी पिक्चर बनाते हुए चलते रहना। यहाँ पे ध्यान देना भाई, लिखा हुआ अ पार्टनर शुड नॉट कैरी, मना करा गया है कि कोई भी अ पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आप दोनों पार्टनर हो, आप दोनों का कंस्ट्रक्शन का काम है। ऐसा नहीं रहेगा कि आप दोनों में से कोई पार्टनर कंपटीशन में जाके सेम तरीके का काम करे, उसके लिए मना करा गया है। समझ में आया? आ पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस। अगर वो क्या कर रहा है भैया, प्रॉफिट कमा रहा उस बिजनेस से, तो इट शैल बी पेड टू द फर्म। उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म को प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। हाउ एवर इफ ही इनकर अ लॉस इट विल बी बॉर्न बाय हिम अलोन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कैसे करके यहाँ पर समझा सकता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा मान लेते हैं कि आप दोनों पार्टनर हो, ठीक है। आपके पास ये फर्म है, एक पार्टनर एक्स है, एक पार्टनर एक जेड है। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें से कोई भी पार्टनर कंपटीशन में जाके सेम बिजनेस नहीं करेगा। समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे इन तीनों ने क्या करा, इनका मैंने कहा मान लेते हैं रियल इस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि भैया वाई भी जाकर भैया रियल इस्टेट का बिजनेस कर ले, अगर करेंगे अपोजिशन में नहीं करेंगे। अगर मान ले तो उसने यहाँ पर कोई प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। समझ में आया? अगर इन केस अगर लॉस हो गया, इन केस अगर क्या हो गया, तो इस लॉस को कौन झेलेगा, वाई झेलेगा। भाई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर ये अपना पर्सनल बिजनेस करे, हाँ, कंपटीशन में आके मतलब मान लेते कि वो इन तीनों पार्टनर के साथ मिलके भी फिर वो कर रहा है बिजनेस, एक्स के साथ वाई के। पार्टनर है तो एक साथ एक बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? कौन सा वाला? जो आप कह रहे हैं एक्स और वाई एक बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने कहा एक पार्टनर एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तीनों ने मिलके पार्टनरशिप करी और पार्टनरशिप में उनका बिजनेस मान लेते रियल इस्टेट का है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें से कोई एक पार्टनर मान लो यहाँ पर भी काम कर रहा और सामने जाके वो रियल इस्टेट का भी काम कर रहा, तो वो उसके लिए मना कर रहे हैं कि ऐसा उसको काम नहीं करना है। समझ में आया? मतलब सेम चीज का बिजनेस उसको नहीं करना। अगर भैया वो वहाँ से प्रॉफिट कमाएगा तो वो प्रॉफिट हम बोलेंगे किसका प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है। लेकिन अगर हो गया लॉस, तो लॉस वो वाई का ही होगा। आया समझ में? अब बुक में आओ, बुक में आप दोबारा से यहाँ पर देखना, पहला ही वाला पॉइंट फिर से देखो। अ पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म। कि जो पार्टनर है वो कोई बिजनेस नहीं करेगा, शुड नॉट कैरी, मना करा गया है, बिजनेस इन अ कॉम्पिटिशन विद द फर्म, फर्म के कॉम्पिटिशन में बिजनेस नहीं करेगा। इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस, अगर उसने उस बिजनेस से क्या करा, प्रॉफिट कमाया फ्रॉम सच बिजनेस, इट शैल बी पेड टू द फर्म। तो किसको देना पड़ेगा, वो फर्म को वापस देना पड़ेगा। समझ में आई बात? और दूसरा, अगर उसको भैया लॉस हो गया तो वो खुद ही उसको बॉर्न करेगा, इट विल बी बॉर्न बाय हिम अलोन। पहला वाले पॉइंट में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एमसीक्यू बनेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा वाला, इफ अ पार्टनर अर्न सम प्रॉफिट बाय यूजिंग द फर्म प्रॉपर्टी और मनी। ध्यान से समझना, किसी पार्टनर ने क्या करा कि कोई मुनाफा कमाया, कुछ प्रॉफिट का कमाया। कैसे कमाया? उसने फर्म की प्रॉपर्टी या मनी को इस्तेमाल करा। ध्यान से समझना कि किसी पार्टनर ने क्या करा, मुनाफा कमाया। किस तरीके से कमाया? फर्म की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके या फिर फर्म के पैसे से। तो वो बोल रहे हैं कि सच प्रॉफिट विल बी पेड टू द फर्म। वो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, फर्म को वापस देना पड़ेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल में वो क्या बोल रहे हैं कि मान लो दो पार्टनर है, एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है किसी एक फर्म में, ए और बी तुम्हारे पास दो पार्टनर हैं। फर्म ने क्या करा, फर्म सोल्ड गुड्स टू सी फॉर ₹5 लाख। फर्म ने क्या करा, सी को गुड्स बेचा कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का। और एंड ए गेट्स अ कमीशन ऑफ 4% फ्रॉम सी। ए को क्या मिला भैया, उसमें कमीशन मिला कितना,
4%, तो 5 लाख का 4% क्या मिला, कमीशन मिला। तो कमीशन अर्न बाय ए शैल बी पेड टू द फर्म। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ध्यान से इसको फिर से समझना, सेकंड वाले पॉइंट को मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर ने कोई प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कैसे कमाया कि उसने अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा या फर्म की मनी का इस्तेमाल करा तो वो प्रॉफिट को क्या करेगा, वापस फर्म को पे करना पड़ेगा। समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे वो पार्टनर का कोई प्रॉफिट नहीं है, क्यों ये हुआ ना यहाँ पे, जैसे 4% का कमीशन मिला है। अच्छा, ये जो इसको 4% का कमीशन मिला तो उसका फ़ायदा ही तो हुआ है। जब आप इस 5 लाख का जब आप 4% निकालोगे कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा। समझ में आया। तो हम बोलेंगे कि भैया जो ए को कमीशन मिला वो कहाँ पर जाएगा, वो फर्म के पास जाएगा। कमीशन अर्न बाय ए शैल बी पेड टू द फर्म। क्लियर हुई। तो अगर उसे ये मिला, ये फर्म को वापस दे दिया उसने, तो हाँ, तो फर्म ही को तो जाएगा तो उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं ना। है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पार्टनर का कोई प्रॉफिट ही नहीं। पार्टनर का कोई प्रॉफिट नहीं है। ये यहीं पर ये वाले पॉइंट लिखा हुआ, इफ अ पार्टनर अर्न सम प्रॉफिट बाय यूजिंग द फर्म प्रॉपर्टी और मनी, तो ये फर्म की क्या होगी, लायबिलिटीज में आ गया। क्लियर हो गई। अब आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, और ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सिंस पार्टनरशिप इज देन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। ध्यान से मेरी बात समझना, कल भी मैंने इसमें चर्चा करी थी कि जब मैं तुमसे पूछूं कि भैया पार्टनरशिप कैसे बनती है, तो आप मुझको हमेशा बोलोगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट से फॉर्म्ड होती है। पार्टनरशिप कैसे बनती है भाई, एग्रीमेंट से बनती है। तो इट इज असेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन। अगर हम एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्रीमेंट में क्या होगा, कुछ टर्म्स होंगी, कुछ कंडीशन लिखी हुई होंगी। क्लियर हो रहा, कुछ ना कुछ वहाँ पे टर्म्स होंगी और कुछ उसमें कंडीशन लिखी हुई होंगी। पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मान लेते हैं कि हम तीनों पार्टनर हैं। मैंने कहा हम तीनों पार्टनर हैं और हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस जब हम करेंगे तो कैसे होगा, हम बोलेंगे भैया सबसे पहले हमारे बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट बनेगा। क्लियर हो रही है। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी। एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएगी, अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। और इन टर्म्स एंड कंडीशन में हर एक पार्टनर को क्या होना पड़ेगा, अग्री होना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। समझ में आया। तो कोई भी आपसे पूछे कि भैया पार्टनरशिप फॉर्म्ड कैसे होती है, कि हम पार्टनरशिप बिजनेस किस तरीके से करेंगे, तो आप बोलोगे भैया एग्रीमेंट के द्वारा होगा। इतनी बात समझ में आ रही। आगे वो क्या लिख रहे हैं कि सच टर्म्स एंड कंडीशन में भी ओरल एंड रिटर्न। ध्यान से समझना कि ये जो एग्रीमेंट है, उन्होंने क्या बोला कि भैया अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है, अगर आप चाह रहे हो कि भैया आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है, तो आप कैसे करोगे, आप करोगे भैया एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट में क्या होते हैं, एग्रीमेंट में भैया टर्म्स होंगे और क्या होंगे, कंडीशंस होंगे हमारे बिजनेस के। क्लियर हो गया। अब वो बोल रहे जो एग्रीमेंट है भैया ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है, बात समझ में। आपसे पूछूंगा कि भैया पार्टनरशिप कैसे फॉर्म्ड होती है, आप बोलोगे भैया एग्रीमेंट के द्वारा फॉर्म्ड होती है। क्लियर हुआ। फिर आप मुझको बोलोगे कि उसमें क्या है, एग्रीमेंट में क्या होते हैं, तो हमारे यहाँ पे बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। फिर आप बोलोगे कि जो एग्रीमेंट है भैया वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्म पर भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। आगे आ जाओ, बुक में ध्यान देना। बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, बुक में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सिंस पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड अपॉन। ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान देना। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन agreed upon by all the partners. Such terms and condition में भी वो इधर ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चा फंस जाता है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपसे पूछा जाएगा कि जो एग्रीमेंट है क्या वो रिटर्न ही होगा, क्या वो कंपल्सरी है। आप बोलोगे नहीं भैया नहीं, कंपल्सरी नहीं है। हमारे यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी। लॉ ने उसको कंपल्सरी नहीं करा है कि भैया आपको रिटर्न ही करना है। समझ में आया। एग्रीमेंट आपके पास ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। However, in order to avoid all misunderstanding and disputes, it is always the best course to have a written
एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, कि भैया कल के दिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप हमेशा किसके साथ जाओ, रिटर्न एग्रीमेंट के साथ जाओ। किसके साथ जाओ, रिटर्न एग्रीमेंट के साथ जाओ, जिसमें भैया हर पार्टनर के साइंड हो, और अगर बहुत अच्छी बात है कि आप उसको रजिस्टर्ड भी कर लो। समझ में आया? यहाँ पर गलती मत करना। पूछा जाएगा कि भैया पार्टनरशिप कैसे बनती है, आप बोलोगे भैया एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। एग्रीमेंट रिटर्न ओरल दोनों हो सकता है। समझ में आया? क्यों? लेकिन हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको एग्रीमेंट किस में करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। फिर पूछा जाएगा कि भैया रिटर्न क्यों करें, कि ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर कोई डिस्प्यूट ना हो, इनको अवॉइड करने के लिए। क्लियर हुआ? उसमें साइन भी कर लेंगे और उसको हम रजिस्टर्ड भी कर लेंगे उस एक्ट में। समझ में आया? सच अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगा दिया। आप बता दोगे कि रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। आपने बोला अच्छा, अब हमें थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही कि तुमने हमें समझाया एग्रीमेंट हमारे पास ओरल रिटर्न दोनों फॉर्म पर हो सकता है, लेकिन ये जो रिटर्न वाला है इसका दूसरा नाम क्या है भैया, पार्टनरशिप डीड। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? एक नंबर में आएगा तो कर लोगे, पूछेंगे भैया पार्टनरशिप डीड क्या है तो बता दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना आप बता दोगे कि भैया जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है भैया, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। वो क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट। देखो रिवीजन करने का आपका काम है। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत कितनी तरीके की? कुछ भी। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म्ड होती है? आप बोलोगे भैया एग्रीमेंट के द्वारा होती है। क्या एग्रीमेंट रिटर्न में होना कंपलसरी? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं, लॉ हमें मना करता है। लॉ डज नॉट मेक इट कंपलसरी। लॉ ने उसको कंपलसरी नहीं करा है कि भैया आपको रिटर्न एग्रीमेंट बनाना है। ओरल भी हो सकता है और रिटर्न दोनों में हो सकता है। समझ में आया? लेकिन जो रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें भैया सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, उसका नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड है। क्लियर हो गई बात भाई? कोई दिक्कत? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी हम इसको बोलते हैं। ज़्यादातर वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है, पार्टनरशिप डीड, और नहीं तो हम इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी हम जानते हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं भैया इस डीड में क्या क्या चीज़ें होंगी। जो डीड जो बनेगी उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहला उसमें नेम और एड्रेस होगा फर्म का, कि फर्म का नाम क्या है और फर्म का एड्रेस क्या है। सिंपल। फिर उसमें नाम होगा, एड्रेस होगा पार्टनर्स का, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म प्रपोज, कि हमारे बिजनेस का टाइप क्या है, हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। समझ में आ गया? टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोज। समझ में? अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ध्यान से समझना है। अगर आपने अभी यहाँ पे ध्यान दे दिया, रिविजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बोल रहे कैपिटल आपको पता ही है, ये जब हमको बिजनेस स्टार्ट करना होता है उसके लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें जब हम पैसा लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो वहाँ पे मेंशन रहेगा कि भैया किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर जो हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है ये मैं बाद में बताऊँगा, वो दो तरीके का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये भी मैंशन होगा। आधी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप फर्म में जो पैसा लगता है उसको हमने क्या बोला, कैपिटल बोला, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बोला हुआ वेदर इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स और नॉट, कि भैया कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी उसमें लिखा हुआ होगा। समझ में आया? अगर मिलेगा तो उसका रेट भी वहाँ पर मेंशन होगा। कोई दिक्कत समस्या? आगे कोई ड्राइंग्स में क्या मतलब होता है, ड्राइंग्स का मतलब मतलब क्या होता है, पैसे विड्रॉ करना। ठीक है, आपने कहा कि जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। तो लिखा हुआ हाउ मच अमाउंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, क्यों कितना पैसा निकाल सकते हैं वो भी उसमें मेंशन होगा। अगर वो निकालेंगे तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चार्ज करेंगे, वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। समझ में आया? और उसका रेट भी वहाँ पर मेंशन होगा। क्लियर हो गई? उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ होगा कि अगर जब हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसका रेशियो भी भैया दिया हुआ रहेगा। कोई दिक्कत? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आ रहा? द रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। उसके बाद सैलरी भी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, वेदर एनी पार्टनर विल पेड सैलरी फॉर द वर्क डन बाय हिम, इफ सो तो हाउ मच। तो भैया वहाँ पे सैलरी भी मेंशन होगी कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी। अगर किसी को मिलेगी तो वो भी वहाँ पर मेंशन होगा, किस में, पार्टनरशिप डीड में।
फिर हम गुडविल के बारे में हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे मेथड कि हम गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से करें, उसके मेथड वहाँ पे दिए हुए होंगे। समझ में आया? इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पर समझ में आ रहा? हमें क्या करना है, गुडविल की क्या करनी है, वैल्यूएशन करनी है। और उस वैल्यूएशन के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एडमिशन के टाइम पर क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होगा, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई रहेंगी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड, हमारे यहाँ पे जो फर्म का अकाउंटिंग पीरियड है वो कितना होगा? द पीरियड आफ्टर दिस द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड। ये पीरियड क्या है जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। पीरियड आफ्टर दिस द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म टू बी प्रिपेयर्ड, वेदर चाहे वो साल भर का होगा, क्या वो 6 महीने का होगा, या एंड द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड एवरी ईयर, वो सब उसमें मेंशन होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? वो साल भर का भी हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो सकता है, या वो किसी और डेट पर भी हो सकता है, वो भी उसमें अकाउंटिंग पीरियड मेंशन होगा। आ रही बात समझ में? फिर मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट, कि हम लोग क्या करेंगे कि फर्म के अकाउंट को किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म, ये भी लिखा हुआ होगा। ऑडिटिंग के बारे में भी बात रहेगी कि वेदर द फर्म्स बुक्स विल बी ऑडिटेड और नॉट, कि जो हमारी बुक्स का मतलब होता है जितने भी हमारे लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट, सब कुछ मतलब जो भी है, ऑडिट होगा या उनका नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर होगा तो किस तरीके से होगा। इफ़ द मोड ऑफ द ऑडिटर अपॉइंटमेंट, अगर हम किसी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्ट होना, कि वो कौन सी डेट है जहाँ पर हमारी पार्टनरशिप क्या होगी भैया, स्टार्ट हो जाएगी। ये भी उसमें लिखा हुआ होगा। समझ में आ गया? ड्यूरेशन कितनी रहेगी हमारी पार्टनरशिप की, द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है सोमत। यहाँ पर डिसोल्यूशन का मतलब है कि भैया पार्टनरशिप का बंद हो जाना। भाई ध्यान से समझना कि हमारी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी रहेगी। द पीरियड फॉर विच पार्टनरशिप हैज़ बिन इस्टेब्लिश, कि हमने कितने टाइम के लिए हमने पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश करा है। अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व मतलब हो गया फुल स्टॉप, कि हमारी पार्टनरशिप का बंद हो जाना, तो उसका मोड क्या होगा। उसके बाद द यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर एंड मरे, whether decisions in the case of the Garner and Murray is to be apply in case of a insolvency of a partner। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। जब आपके पास कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो हम उसके ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, गार्नर और मेरे हैं क्या? ये सिलेबस में नहीं है आपके। ठीक है। इसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है। फिर ये 17th वाला, ये केस होते हैं बेसिकली। ठीक है। अब यहाँ पे समझना, बैंक अकाउंट समझना, वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन इन द फर्म्स नेम और सम पार्टनर्स नेम। जब हम बैंक में खाता खोलेंगे तो किसके नाम से हम खोलेंगे, क्या हम फर्म के नाम से खोलेंगे या किसी हम पार्टनर के नाम से खोलेंगे, ये भी वहाँ पर मेंशन होगा। और वहाँ पे किस पार्टनर को राइट है चेक में साइन करने का, वो भी वहाँ पर मेंशन होगा। समझ में आ गया? फिर रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर क्या होगा, एडमिट होगा, तब हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, ये भी वहाँ पर मेंशन होगा। फिर रूल्स टू बी फॉलोड विद वाइल सेटलिंग अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, कि जब कोई पार्टनर क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो हम उनका खाता किस तरीके से सेटल करेंगे, ये भी वहाँ पे मेंशन होंगे सारे के सारे रूल्स। समझ में आ गया? एडमिशन के टाइम के क्या रूल्स होंगे ये भी लिखा हुआ रहेगा। रिटायरमेंट के टाइम पर अकाउंट को जब सेटल करना है, मतलब मान लेते हैं हम 3 पार्टनर है, 3 में से कोई एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, रिटायरमेंट। तो हम उसका अकाउंट किस तरीके से हम सेटल करेंगे, ये रूल्स भी वहाँ पर लिखे हुए होंगे। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, अगर कोई हमारे बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसको हम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, वो भी वहाँ पे मेंशन होगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया भाई, डिस्प्यूट हो गया, तो हम उसको किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। हाउ द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व, वेदर आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड। आर्बिट्रेटर मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच का डिस्प्यूट को सॉल्व कर दे। तो ये सब बातें उसमें लिखी हुई रहेंगी। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार देख लोगे दिमाग में थोड़ा बहुत तुम्हें आ जाएगा। आ जाओ आगे हम बढ़ते हैं। तो इसकी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं कि भैया पूछा जाएगा आपसे कि भैया पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि भैया पार्टनरशिप डीड मेरे पास है क्या, पहले इस चीज़ को समझो। पार्टनरशिप डीड क्या है मेरे पास, आप बोलोगे भैया रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या था, रिटर्न एग्रीमेंट था। पार्टनरशिप डीड क्या था, रिटर्न एग्रीमेंट। उसकी हम इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। दो law does not make it mandatory or compulsory for every firm to have a partnership deed. It is desirable to have it due to the following reason। मैं तुमसे बार बार पूछूंगा क्या लॉ ने पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए कोई मैंडेटरी बोला हुआ, कंपलसरी बोला हुआ? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं, लॉ ने मना करा हुआ है। लॉ डज नॉट मेक इट कंपलसरी। लॉ ने कोई मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं करा है कि भैया आप क्या बनाओ, पार्टनरशिप डीड करो। क्लियर हो रही है बात?
आपका मन चाहे तो कर लो, ना मन चाहे तो ना करो। समझ में आया? नींद तो नहीं आ रही? तो पार्टनरशिप डीड का मतलब है क्या बोलोगे? रिटर्न एग्रीमेंट। कौन सा? रिटर्न एग्रीमेंट। और फिर लॉ ने इसको मैंडेटरी नहीं करा है या कंपलसरी नहीं करा है। लॉ बोल रहा है कि अगर आपको करना है तो भैया करो और नहीं करना तो मत करो। ये क्या है भैया? डिजायरेबल है। समझ में आया? टू हैव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला, इट रेगुलेट्स द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। अगर चीज़ें लिखी हुई रहेंगी तो उसमें राइट्स भी लिखे हुए रहेंगे, ड्यूटीज भी लिखी हुई रहेंगी और लायबिलिटीज भी उसमें मेंशन होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा? अगर पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट, बस दिमाग में इस चीज़ को छाप लो। पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट। समझ में आ गया? अगर उसमें पार्टनर की भैया राइट्स लिखे हुए, ड्यूटीज लिखे हुए या फिर लायबिलिटीज लिखी हुई तो हम उसको रेगुलेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई। दूसरा, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगेस्ट द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। अगर किसी भी तरीके की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई भी डाउट आ गया तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सब बातें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर थर्ड, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, मान लो एनी डिस्प्यूट अमंगेस्ट द पार्टनर्स विल बी सेटल्ड, वो इजीली सेटल्ड भी हो सकता है। किसके बेसिस पर? पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर। एज द पार्टनरशिप डीड में बी रेडिली रेफर टू। रिटर्न एग्रीमेंट है तभी तो ओरल वाले में तो डिस्प्यूट हो जाएगा। हाँ, तभी तो पार्टनरशिप डीड का मतलब ही तो वही है। पार्टनरशिप डीड का मतलब ही क्या है भाई? रिटर्न एग्रीमेंट है। आया समझ में? रिटर्न एग्रीमेंट है। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये इसकी इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा तो आप कर लोगे इसको। ठीक है भाई? अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब हमें क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। ध्यान से इस चीज़ को समझना, बिल्कुल अटेंटिव हो जाना। यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ। यहाँ से अब क्वेश्चन, हमारी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमको क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं। समझ में आए? इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, आपके दिमाग में एकदम से चीज़ें छप जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ध्यान से समझो, अब्सेंस किसकी? पार्टनरशिप डीड की। बोल रहे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। अब्सेंस मतलब जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। समझ में आ गया? तो हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, तब कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। समझ में आया? आ गया समझ में? मतलब किसके बारे में बात हो रही है? आप बोलोगे भैया ओरल एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? आ रहा समझ में? जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड का मतलब मैंने क्या बताया था? ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने तुम्हारे साथ चर्चा करी थी। रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। समझ में आया? आज का टॉपिक है वो ये बता रहे कि अगर बाई चांस पार्टनरशिप डीड ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो कौन से रूल्स हमारे पास एप्लीकेबल होंगे। क्लियर हो गया? चलिए। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन अ सर्टेन पॉइंट। मतलब पार्टनरशिप डीड, देखो 2 कंडीशन है कि भैया पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं है, पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं है, वर्बल एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, और दूसरी चीज़ या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन वो कुछ पॉइंट्स में साइलेंट है। समझ में आया? मतलब ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट किस तरीके से करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट किस तरीके से करें, प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट किस तरीके से करें। अगर कोई पॉइंट नहीं बताया है तो हमें कुछ प्रोविजंस का इस्तेमाल करना है। प्रोविजंस मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट में पहले से ही बातें लिखी गई हैं। समझ में आया? पार्टनरशिप एक्ट में पहले से ही ट्रीटमेंट लिखी गई है। क्लियर हुआ? इतनी पिक्चर दिमाग में बैठ रही है? क्या बताया मैंने इतनी पिक्चर में? आप बताओ भाई साहब, क्या बताया इतनी पिक्चर में? कि जब ओरल एग्रीमेंट नहीं है तो ओरल एग्रीमेंट नहीं है, सॉरी नहीं मतलब रिटर्न एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं है, हाँ, तो हम प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई? चलो, पहला वाला देखो। पहला वाला क्या बोल रहे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर ध्यान देना। किस पे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर ध्यान देना। बोल रहे प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? मान लेते हैं कि सपोज करो 2 पार्टनर है हमारे पास। कितने पार्टनर है? 2। मैंने कहा मान लो एक पार्टनर एक्स है, एक पार्टनर वाई है। इसने लगाए थे भैया 10 लाख रुपए बिजनेस में। कितने लगाए? 10 लाख। इसने 1 लाख रुपए लगाए। हमें कोई मतलब नहीं है उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई, हम किसी को भी इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देंगे। मतलब सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। समझ में आई बात? कैसे बटेगा भाई? इक्वली बटेगा। समझ में आया? कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। क्लियर हो गई? एक्स और वाई के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बटेगा। समझ में आया? पहले पॉइंट में फिर से आ जाओ। बोल रहे हैं
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहे हैं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस को आप कैसे बांटोगे, इक्वली बांटोगे। कैसे बांटोगे, इक्वली बांटोगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? कैसे बांटोगे, इक्वली, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ में मुझको इनको याद करते हुए भी चलते रहना है। मुझको 2 काम करने हैं, समझना भी और याद भी करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमको क्या बोल रहा है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस को मुझको कैसे बांटना है, भैया इक्वली बांटना है। क्लियर हो गया बात? दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी पहले समझ लो होती क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी आप समझो। मैंने कहा ये है मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म, मैं हमेशा ही यहाँ पर अकाउंटेंट इस तरीके से लिखता हूँ। ये मुझको ये याद दिलाता है कि मुझको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। भाई ये मेरे पास है एक 2 पार्टनर, इसका नाम एक्स हो गया, इसका नाम वाई हो गया। जब एक्स बिजनेस में पैसा लगाएगा और जब वाई बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको मैं कैपिटल बोलूँगा। समझ में आ गया? मान लेते हैं इसने लगाया भैया कितने 10 लाख रुपए और इसने लगाया भैया 1 लाख रुपए, तो मैं ये इसको क्या बोलूँगा, एक्स कैपिटल। इसको बोलूँगा यहाँ पर वाई कैपिटल। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक्स कैपिटल हो गया, ये मेरे पास वाई कैपिटल हो गया। समझ में आया? अब जब फर्म इसके बदले पर इन्हें क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। जब फर्म इसके बदले पर इनको क्या करेगी, इंटरेस्ट अलाउड करेगी, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता हूँ। समझ में आया? अभी मैं यहाँ पे n माइनस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? तो तुमको इसको समझाऊंगा कि n माइनस का मतलब क्या है। अभी तुम इसे एक्सपेंस समझो फर्म के लिए। अभी क्या समझोगे कि फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, बाद में अभी डिटेल में इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो वो इस पॉइंट के बारे में वो क्या बोलते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। मना कर रहे हैं कि भैया किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। मना ही कर दिया कि फर्म किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। कब की बात करें, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं। बोल रहे किसी को भी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है टू द पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, अगर कोई प्रोविजन है किसमें, पार्टनरशिप डीड में, अगर कोई प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए किसमें भैया, पार्टनरशिप डीड में, तब हम उसको अलाउड कर देंगे। इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। समझ में आई बात या नहीं आ रही? सेकंड वाले पॉइंट को भाई बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना। देखो मैं पॉइंट तुमको समझा रहा हूँ आईओसी का, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई ध्यान से यहाँ पे समझो। 2 केस हो सकते हैं मेरे पास। एक केस हो सकता है कि भैया पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। एक हो सकता है नो पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गई बात? नो पार्टनरशिप डीड। अब देखो जो पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी तब तो आप उसी के हिसाब से काम करोगे, और जब नो पार्टनरशिप डीड है तो आपको अलाउड करने के लिए मना किया जा रहा है, नॉट अलाउड। क्लियर हुई बात? अगर लिखा हुआ है भैया पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि भैया 10% के हिसाब से देंगे, तब तो हम 10% के हिसाब से दे देंगे। लेकिन अगर नो पार्टनरशिप डीड हुई तो हम उसको अलाउड नहीं करेंगे। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कहा फर्म के लिए क्या है भाई, एक्सपेंसेस है। क्या है? खर्चा ही तो है, ब्याज देना पड़ रहा। तो मैं काय का रूल लगाता हूँ इसमें, n माइनस का रूल लगाता हूँ। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। ये पिक्चर समझ में आई ये वाली? ठीक है, देखो यहाँ पर आ जाओ, बुक में ध्यान देना। बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, बोल रहे हैं नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। भाई सबके लिए पानी मंगाओ, अपने लिए भी मंगाओ। टू द पार्टनर, समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, अलाउड नहीं करना है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। समझ में आया? अब इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, बोले कि अगर भैया पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तभी वो अलाउड होगा। और इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देनी है, वो बोल रहे अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। बोल रहे कि भैया अलाउड भी हम कब करेंगे, देंगे। तो ये तो ठीक है, ये देंगे, लेकिन कब, ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। क्लियर हुई बात? कब देंगे भैया, जब भैया प्रॉफिट होगा। समझ में आया? आगे इसमें और डिटेल में हम चीज़ों को भी समझते रहेंगे। जितना समझ में आया मेरे हिसाब से आ रहा होगा समझ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, ये तुमको समझ में आया। 2 ही केस हो सकते हैं, या तो पार्टनरशिप डीड होगी या फिर नहीं होगी। अगर जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो अब तो हम अलाउड करेंगे ही नहीं भैया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड हुई है तब हम उसके हिसाब से हम दे देंगे, और वो भी तब देंगे जब भैया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत परेशानी? तो यही सारी बातें भाई यहाँ पर लिखी हुई, वो इंटरेस्ट कैपिटल का रेट है, ये 10% इंटरेस्ट कैपिटल का रेट है। तो रेट लिखे होंगे हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आया समझ में भाई? तो मेरे हिसाब से सेकंड वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। पहले वाला समझ में आया था, इक्वली बांटेंगे। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में मैंने बता दिया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो, तो आप अलाउड नहीं करोगे। नो इंटरेस्ट कैपिटल शैल बी अलाउड। क्लियर हुआ? तीसरे में आ जाओ। तीसरा है तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस। काय का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑन द कैपिटल और ड्राइंग्स। अब ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान से समझना। यहाँ पर एक वर्ड क्या आया था? अलाउड। भाई साहब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या वर्ड आया था? अलाउड। यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है? चार्ज्ड। इन शब्द को समझ के चलना है, आगे पीछे मत करना। देखो वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैं कैसे करके तुमको समझा रहा हूँ। मैंने कहा ये है तुम्हारे पास सुंदर प्यारी तुम्हारे पास है फर्म। सुंदर प्यारी ये तुम्हारे पास कौन है भैया? फर्म है। ये पार्टनर ने क्या करा भैया? ड्राइंग्स करी। पार्टनर्स ने क्या करा? ड्राइंग्स करी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अकाउंटेंट में इस फर्म को बार बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तुम बोलोगे बार बार यहाँ पर क्यों लिख रहा भाई तू? तो मैंने कहा आपको हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना। समझ में आया? तो जब किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, उसको मैं ड्राइंग्स बोलता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है? तो वो कह रहे हैं कि हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तुम्हें इतना समझना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर ये क्या कह रहे थे? नॉट चार्ज। अलाउड और अभी वो समझा रहा हूँ, समझ में आया? देखो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आएगा तो वहाँ पे शब्द होता है चार्ज, क्योंकि आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि चार्ज किया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पर वर्ड क्या आया था? अलाउड आया था कि हम देंगे। अब आ रहा है समझ में? क्लियर या नहीं आया समझ में? तो जब आप इसी तरीके से चीज़ों को समझोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे शब्द क्या आएगा? अलाउड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप पढ़ोगे तो शब्द क्या आएगा? चार्ज्ड आएगा। तो वो बोले नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। आपको ड्राइंग में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। और यहाँ अलाउ नहीं करना, वहाँ पर अलाउ नहीं करना। अब जैसे आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं करना मतलब ये क्या है? खर्चा है भैया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना मतलब ये इनकम एंड गेन था। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले वाले पॉइंट में मैंने सिखाया कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस हम इक्वली बांटेंगे। दूसरे वाले में मैंने बात करी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड नहीं करना। तीसरे वाले पे मैंने बात करी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, उसको भैया चार्ज नहीं करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चौथा वाला पॉइंट है यहाँ पे, देखो भैया सैलरी। अगर मान लेते हम तीनों पार्टनर और हम में से मैं क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। तो देखो क्या बोल रहे हो उसके लिए, क्या बोल रहे भाई कि सैलरी टू अ पार्टनर। ये फर्म के लिए देखो ध्यान समझना, जो सैलरी है वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। समझ में आया? जब फर्म किसी पार्टनर को क्या देगी भैया? सैलरी देगी। तो सैलरी क्या हो जाएगा फर्म के लिए? एक्सपेंस हो जाएगा। तो सैलरी टू अ पार्टनर। नो पार्टनर इज एंटाइटल टू एनी सैलरी और कमीशन। किसी पार्टनर को ना ही कोई सैलरी मिलेगी ना ही कोई कमीशन मिलेगा फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस। चाहे हम बिजनेस के लिए कितना भी काम कर ले, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी और कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? किसी पार्टनर को कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी और कमीशन भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ये सब बातें मैं कब बता रहा हूँ? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में किस तरीके की ट्रीटमेंट होगी। सबके सब रूल्स हैं भैया, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड क्या बताया था? रिटर्न एग्रीमेंट। क्या बताया था मैंने? तो भैया जब रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तब कौन से रूल्स लगेंगे? ये पहला वाला समझ में आया था भाई? दूसरा समझ में आया? तीसरा समझ में आया? चौथा सैलरी टू अ पार्टनर। नो पार्टनर इज एंटाइटल टू एनी सैलरी और कमीशन। किसी पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगी तो सर इन्हें फॉर टेकिंग पार्ट इन द रनिंग द बिजनेस फर्म। हाँ बोलो। तो इन्हें क्या मिलता है फिर सर? प्रॉफिट मिलेगा लेकिन इक्वली मिलेगा। ठीक है। ये मैं तब बता रहा हूँ जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड हुई और उसमें सैलरी लिखा हुआ तब तो उसी के हिसाब से मिलेगी। समझ में आया? ये तब तो कैपिटल में कमीशन ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तो जो लिखा हुआ होगा उसी के हिसाब से काम होगा। ये तो तब है जब भैया हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप डीड ना हो। ठीक है, पहला समझ में आया? फ़ोन को छोड़ दो। यहाँ पे देखो पहला समझ में आया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम्हारा यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। आगे देखो यहाँ पे पांचवें वाले पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। भैया देखो जब आप रिवीजन करोगे ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग चीज़ें, एक मत समझना भाई।
मैं पहले ही बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन को अलग अलग ही समझना, एक साथ मर्ज मत करना। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इंटरेस्ट हम देंगे कितना, 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तुम बोल रहे हो हमें समझ में नहीं आया, मैंने कहा यहाँ पर देखो ध्यान, अरे पूरी पिक्चर समझ लो इसकी। यहाँ पर ये तुम्हारे पास सुंदर प्यारी तुम्हारे पास फर्म हो गई, ये पार्टनर हो गया, अकाउंटेंट में इसी फर्म का हूँ। क्यों कर रहा है भाई तू ये बार बार? क्योंकि मुझे हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जब किसी पार्टनर ने, मैंने कहा मान लो यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन दिया, कितने रुपए का लोन था? 10 लाख रुपए का। इसका नाम मान लो मिस्टर एक्स है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिस्टर एक्स लोन। समझ में आ गया? 10 लाख रुपए का लोन है, किसके ऊपर है? फर्म के ऊपर है। तो फर्म के लिए ये क्या हो जाएगा भैया? लायबिलिटी हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि भैया चाहे नो पार्टनरशिप डीड भी हो, चाहे नो पार्टनरशिप डीड भी हो, तो भी इस 10 लाख में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। ये बोल रहे, इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। अब आई बात समझ में? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, चाहे भैया प्रॉफिट, नहीं 6% देना है। हर बार 6%, 10 लाख का 6% तो देना ही देना है। आई बात समझ में? देखो दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अगर तुमने इस चीज़ को समझ लिया तो समझ लो कि आप बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हो। फिर से केस, मैंने कहा भैया एग्रीमेंट के द्वारा काम होगा भाई, एग्रीमेंट के द्वारा। फिर मैंने कहा एग्रीमेंट तुम्हारे पास ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है भाई, रिटर्न वाले को मैंने बोला कि भैया पार्टनरशिप डीड, ओरल वाले को मैंने क्या बोला भैया, नो पार्टनरशिप डीड। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर मैंने बोला मान लो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बोला हुआ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। और यहाँ पर मतलब कोई बात नहीं करी गई। जब कोई बात नहीं करी गई फिर भी हम 6% देंगे, कोई बात नहीं करेगी फिर भी हम 6% देंगे। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आया? लेकिन अगर तय हुआ है 10%, तब कितना देंगे? 10% देंगे। समझ में आई? अगर भैया पार्टनरशिप डीड है और उसमें 10% की बात हुई तब तो आप 10% दोगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब कितना दोगे? 6% दोगे कम से। ऊपर से तो नहीं जा रहा भाई? ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपनी बुक में यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड। ओ हो माई गॉड, यहाँ पर फिर वो वर्ड आ गया अलाउड। कम से कम कितना देना है भैया? 6% पर एनम। तुम बोलोगे ये शब्द हमने पहले भी सुना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पर, और अलाउड तुम यहाँ पे फिर बोल रहे हो। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है मेरे पास? एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस। समझ में आए? फर्म के लिए तो खर्चा ही होगा। कम से कम कितना देना है? 6% पर एनम आप पार्टनर्स लोन टू द फर्म। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म। ध्यान से समझना, चाहे लॉस भी हो जाए, चाहे लॉस भी हो जाए फिर भी देना है भैया। ध्यान से यहाँ पे समझो, जिस बच्चे ने डिटेल में पढ़ लिया उसको मजा आ जाएगा। ये इंटरेस्ट तो देना है भैया, चाहे क्या हो जाए? लॉस भी हो जाए। चाहे क्या हो जाए? लॉस भी हो जाए। फिर तुम बोलोगे इतना गौर से इस चीज़ को क्यों बता रहे हो? मैंने कहा यहाँ पर ध्यान दो, ये मैंने यहाँ पर बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ये तभी दिया जाएगा, अगर मान लो तय भी है तो तभी दिया जाएगा जब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या बोल रहा हूँ कि चाहे भैया लॉस भी हो जाए तो भी इसको देना है। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहला समझ में आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पॉइंट हो गए। क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। ठीक है। छठे वाले में देखो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान लेते हम तीनों पार्टनर हैं, किसी हम चौथे पार्टनर को फर्म में ला रहे हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो बोल रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है कि सबसे पूछना पड़ेगा, कि हम 3 पार्टनर तो तीनों से पूछना पड़ेगा। कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। मतलब अगर कोई नया पार्टनर आएगा तभी आएगा जब हम तीनों पार्टनर रजामंद होंगे, हमें उसमें हामी भरनी पड़ेगी, तभी नया पार्टनर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर समझ में आया भैया? कोई बाहर जाएगा तभी आएगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर मान लो हम 3 पार्टनर हैं, कोई चौथा पार्टनर, अगर मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम वो बोल रहे हो कि यार भैया मेरे दोस्त को भी पार्टनर बना लो, तो पार्टनर हम तभी बनाएंगे जब हम तीनों के तीनों क्या होंगे? राजी होंगे। उसको हम बोलते हैं कंसेंट बोलते हैं। समझ में आया? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम पर मैंने क्या बताया कि भैया विदाउट द कंसेंट, मतलब कि सबसे पूछो, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है सबसे पूछो तभी आप नए पार्टनर को लाओगे। तो विदाउट कंसेंट हम ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। नया पार्टनर नहीं आ सकता। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ऊपर से तो नहीं जा रहा? एक एक पॉइंट समझ रहे? और इस चीज़ का ध्यान रखना, इसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होएगा।
तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अगला, ईच पार्टनर कैन बी पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो भी काम रहेंगे वहाँ पे हर एक पार्टनर क्या करेगा भैया, पार्टिसिपेट करेगा। हर एक पार्टनर उसमें क्या करेगा भैया, पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस के जो भी बिजनेस के कर सकता है, मतलब ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। और लास्ट वाला है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक। वो बुक्स को चेक भी कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। जो फर्म की बुक्स होगी उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है और उसकी कॉपी भी रख सकता है, टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। क्लियर? आगे, इट शुड बी रिमेंबर दैट द पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द above provisions by coming to a common agreement। इनमें से कोई सा भी एग्रीमेंट। 8th वाला क्या था? ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर मतलब वो जो हमारी जो किताबें होती हैं, किताबें मतलब जहाँ पे होता है हमारी फर्म का, जहाँ पर पूरा हिसाब किताब रखा गया है, उसको इंस्पेक्ट भी कर सकता है और उसकी कॉपी भी लेके जा सकता है। ठीक है भाई। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इट शुड बी रिमेंबर दैट पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द above provisions। ऊपर के किसी भी लिखे प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है कॉमन एग्रीमेंट बनाकर। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ और ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, इसको कर लेना। देखो कोई भी बहानेबाजी करोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये होमवर्क भी है और लेकिन मैं इसको तुमको समझा भी रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास पार्टनर है 3, अजय, विनोद और चंद्रा। 3 पार्टनर है, अजय है, विनोद है और चंद्रा। मेरे पास 3 पार्टनर है, अजय, विनोद और चंद्रा मेरे पास 3 पार्टनर हैं। वो पार्टनरशिप फर्म में आए 1 अप्रैल 2023 को। ध्यान से यहाँ पर समझो कि मेरे पास 3 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम अजय है, एक का नाम विनोद है, एक का नाम है चंद्रा। अजय, विनोद और चंद्रा मेरे पास पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में 1 अप्रैल 2023 को आए। उनकी कैपिटल दी हुई भैया 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। समझ में आ गया? इनिशियल कैपिटल 1 अप्रैल 2023 को उनकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। समझ में आया? इन एडिशन टू द कैपिटल चंद्रा ने क्या करा, एक लोन भी दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। भैया कैपिटल तो है ही, ये देखो ये तो चंद्रा की कैपिटल तुमको यहाँ पे दिख रही 2 लाख। इस 2 लाख के साथ उसने 1 लाख रुपए का लोन भी दिया हुआ है। समझ में आया? हाँ, फर्म को दिया हुआ है। आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर तुमको क्या बताया कि 3 पार्टनर है, अजय है, विनोद है, चंद्रा तुम्हारे पास पार्टनर है किसी एक पार्टनरशिप फर्म में। कब? 1 अप्रैल 2023 को। उनकी कैपिटल थी कितनी भैया? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए। समझ में आ गया? रिस्पेक्टिवली। उसके साथ साथ क्या करा गया है भैया, चंद्रा ने क्या करा, 1 लाख रुपए का लोन भी दिया हुआ है। समझ में आया? मैंने यहाँ पर जब तुमसे चर्चा करी थी, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन को एक मत समझना, अलग अलग इनको समझ के चलना। ठीक है भाई। आगे, सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। टू गाइड देम दे फेस्ड फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर। उनके बीच में जब कोई एग्रीमेंट नहीं था, इसका मतलब जब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा मुझे इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। समझ में आया? मुझे इन रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए फिर से, अजय, विनोद, चंद्रा तुम्हारे पास पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2023 की बात है। कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख थी। उसके साथ साथ चंद्रा ने क्या करा हुआ, लोन भी दिया हुआ 1 लाख रुपए का फर्म को। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। दे हैड नो एग्रीमेंट, दे हैड नो एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब उनके बीच में भैया कुछ इशू आ गया, उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला ध्यान से समझना, अजय जो ये वाला पहला वाला पार्टनर है जिसने 3 लाख रुपए लगा रखे हैं। अब वो क्या बोलता है, अजय वांटेड ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, लेकिन विनोद और चंद्र डिड नॉट एग्री। समझ में आया? अजय बोलता है कि भैया मुझको कम से कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 8% पर एनम के हिसाब से, लेकिन विनोद और जो चंद्र है वो एग्री नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? क्या उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं। आप बोलोगे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ये सेकंड वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। समझ में आया? if there is a provisions for the interest on capital in the partnership deed, it will be allowed only when there is a profit। अगर पार्टनरशिप डीड होती तब उसमें जो लिखा हुआ होता तब उसके हिसाब से हम देते, लेकिन क्वेश्चन ने तो यहाँ पे साफ साफ मना करा कि एग्रीमेंट है ही नहीं। हाँ, ये पूरा ओरली है ना सर? ओरली है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ दे हैड नो एग्रीमेंट। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, दे हैड नो एग्रीमेंट। समझ में आया? कहाँ लिखा है? ये देखो, सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट। ये होमवर्क है। हाँ, मैं समझा रहा हूँ वैसे पूरा। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट। समझ में आया भाई? तो देखो
अजय बोलता है कि भैया मुझको भैया इंटरेस्ट कैपिटल दो 8% के हिसाब से, और विनोद और चंदर एग्री नहीं करते। आप बोलोगे कि भैया इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई पहले वाले में? समझ में आया? देखो यहाँ पर in the absence of the partnership deed the provisions of the partnership act 1932 will apply। समझ में आया? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। तो वो कहता है नो इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल। मेरे हिसाब से पहले में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। सिर्फ ये लिख देना बस नॉन इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल। समझ में आया? समझ भी रहे हो? हाँ जी। ठीक है भाई। तो दूसरा यहाँ पर देखो, जो चंद्रा है, चंद्रा कौन सा पार्टनर है? तीसरा वाला पार्टनर है जिसने 1 लाख रुपए लगा रखे। तो चंद्रा वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन, इसने 1 लाख रुपए का लोन भी दिया था, ठीक है। तो चंद्रा वो वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड टू हिम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। समझ में आया? चंद्रा बोल रहा है कि भैया मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए कम से कम कितना, 10% पर एनम का। लेकिन अजय और विनोद बोल रहे कि हम तो 5% के हिसाब से देंगे। तो कौन सही है कौन गलत है? अजय सही है। अजय सही है। नहीं अजय? नहीं, जो मांग रहा है चंद्रा उसको 10% के हिसाब से मिलेगा। हाँ। नहीं भैया नहीं, यहाँ पर मैंने तुमको समझाया था। ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट, 5 वाला पॉइंट देखो, 6%। इंटरेस्ट इज द रेट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। समझ में आया? तो अगर वो 6% के हिसाब से, वो 5 कह रहे हो, यहाँ 6 है तो 6 ले सकता है। हाँ 6 लेंगे, कम से कम 6 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। आया समझ में? तो सर पहले वो 10 मांग रहा है। हाँ तो उसको 10 तो देंगे नहीं, अजय और विनोद कह रहे हैं वो 5 देंगे। 5 मतलब 2.5 देंगे। नहीं वो तो फर्म देगी ना, वो तो फर्म ने दे देना है ना। 5 देंगे। तुम देखो इसको इस तरीके से समझो भाई, ये यहाँ पे गलती नहीं करनी। देखो ध्यान से, वो कहने का मतलब है कि देगी तो फर्म ही देगी ना, देना तो फर्म ने ही है। एक मांग रहा है कि भैया मुझे 10% के हिसाब से दो, वो बोल रहे भैया 10 नहीं मिलेगा तो ये 5% के हिसाब से मिलेगा। तो भैया हम वो बोल रहे कि नो पार्टनरशिप डीड में कम से कम कितना देते हैं, 6% पर एनम। तो हम उसको 10 तो नहीं देंगे, लेकिन कितना देंगे, 6 देंगे। अब आया समझ में? रूल लगा देना। हाँ यही तो रूल लगेंगे, तभी तो रूल्स है। ये देखो ना, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर हुआ बात? तो देखो, तो लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्लियर हुई भाई बात? तो पहले और दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाले में देखते देखो क्या लिखा हुआ, अजय और विनोद। ध्यान दो भाई, यहाँ पर 2 पार्टनर है, अजय और विनोद। डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वो बोल रहे कि भैया हमें कैपिटल के हिसाब से दो प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ सीखनी है तुमको। यहाँ पर कैपिटल का रेशियो क्या आ जाएगा? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है। इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2:1 आ जाएगा। वो बोल रहे हमें भैया इस हिसाब से दो। क्या दे दें उन्हें इस हिसाब से? नहीं भैया नहीं, इस हिसाब से हम उनको नहीं देंगे। लेकिन चंदर इज नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। वो मना करता है। कौन? चंदर मना करता है। समझ में आया? तो आप बोलोगे हम कैसे देते हैं? इक्वली देते हैं। सही ये बात है। तो अगर वो पार्टनर अग्री कर जाए तब तो वो दूसरी चीज हो जाएगी ना। ये देखो लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजन बाय कमिंग टू अ कॉमन एग्रीमेंट। समझ में आया भाई बात? एग्री कर गया तो हम 3:1 दे सकते। तब तो चेंज ही हो गया ना मैटर। एग्री कर गया तब तो बात ही क्या है। और वो नहीं माने क्योंकि फिर किसी को ज्यादा मिल रहा है, उन्हें कम मिल रहा है। तो अपने रूल के हिसाब से इक्वली बांटेंगे। इक्वली जाएगा। समझ में आया भाई? तो कैसे रहेगा? तुम बोलोगे भैया इक्वली शेयर करा जाएगा। ठीक है, अगला 3rd वाला समझ में आया? 4th वाले में देखो, विनोद कोई एक वर्किंग पार्टनर है। विनोद वर्किंग पार्टनर है। वो बोलता है कि भैया मुझे लमसम पेमेंट दे दो 40,000 रुपये की। रेमुनरेशन का मतलब होता है जब हम कुछ काम करते हैं उसके बदले में मिलने वाला हमको पैसा। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं फीस चार्ज करूंगा, तो वो मिलने क्या है? रेमुनरेशन है। अब आई बात समझ में? तो विनोद कहता है कि भैया मैं एक वर्किंग पार्टनर, वो काम कर रहा होगा, डिमांड करता है कि भैया मुझको लमसम पेमेंट दे दो 40,000 रुपये की। लमसम मतलब होता है एक साथ दे दो भैया। लमसम मतलब होता है एक साथ मुझको 40,000 रुपये का रेमुनरेशन दे दो, फॉर विच अदर पार्टनर्स आर नॉट इन एग्रीमेंट। मतलब वो उसकी बात नहीं मान रहे। तो कौन सही है कौन गलत है? क्या विनोद को दे देंगे? नहीं। तुम बोलोगे भैया नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मना करा गया है कि सैलरी टू अ पार्टनर। ये 4th वाले पॉइंट में कि नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द रनिंग ऑफ द फर्म बिजनेस। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो नो सैलरी और कोई रेमुनरेशन उसको पेबल नहीं होगा। समझ में आ गया? आगे देखो 5th वाले में है, अजय ने क्या करे भैया? विड्रॉ करे 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज़ के लिए करे। जो पर्सनल यूज़ के लिए करता है तो ड्राइंग्स होता है।
अजय पहला वाला पार्टनर था जिसने 3 लाख रुपए लगा रखे थे, ठीक है भाई। अजय ने क्या करे, यहाँ पे 50,000 रुपये विड्रू करे फॉर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और विनोद एंड चंदर डिमांड करते हैं कि भैया आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे हम किस रेट से, 6% के हिसाब से। तो क्या वो देगा? हाँ। नहीं, 6% से मत जाओ। 6% तो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट था। अच्छा 6% से तुमने सोच के हाँ बोल दिया। पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखो क्या बात बोली हुई, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। अच्छा वैसे पार्टनर्स पे नहीं लगेंगे ना इंटरेस्ट, किस पे? पार्टनर्स पे। पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है ना, तो रूल्स के हिसाब से मना कर करते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करी जाएगी। ठीक है। समझ में आया? तुम 6% सोच के एकदम क्वेश्चन गलत मत करो। अजय ने क्या करे, विड्रू करे 50,000 रुपये, कहाँ से? फर्म से, अपने पर्सनल यूज के लिए। समझ में आया? विनोद और चंदन ने क्या करा, डिमांड करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम चार्ज करेंगे कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। समझ में आ गई बात? तो नहीं करा जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो देखो ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय अजय विल नॉट बी चार्ज। क्लियर? उसके बाद है लास्ट है मेरे यहाँ पर 6th वाले पॉइंट में क्या बोला हुआ, चंदर वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन एज अ पार्टनर बट विनोद ऑब्जेक्ट टू इट। चंदर का बेटा था, वो उसको अपने फर्म में पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन विनोद ने ऑब्जेक्ट नहीं। माइनर का मतलब नहीं है, बात माइनर का तुम्हें उसमें लिखा हुआ थोड़ा ना वो माइनर है। सन जरूरी थोड़ा है कि वो माइनर होगा, सन बड़ा भी तो हो सकता है। समझ में आई? चंदर चाहता है कि भैया उसका जो बेटा है, सन है, वो भैया पार्टनर आ जाए, लेकिन विनोद उसमें ऑब्जेक्शन का करता है। तो ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पर जो मैंने समझाया था, 6वां वाला पॉइंट। 6th वाले पॉइंट पर आओ। 6th वाले पॉइंट पर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फंड। सारे एग्री नहीं करेंगे। बिल्कुल, हर एक पार्टनर के हमको कंसेंट चाहिए। अगर एक ने भी मना कर दिया तो नया पार्टनर नहीं आएगा। अगर हम तीनों पार्टनर है, कोई चौथा पार्टनर, कोई तुम्हारा दोस्त अगर पार्टनरशिप में आएगा तो हम तीनों को राजी उसमें होना पड़ेगा, तभी आएगा। क्लियर हुई भाई बात? ठीक है। तो अ न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हैज चंदन सन कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। अ न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट, मतलब सबसे पूछना पड़ेगा, सबकी कंसेंट होनी चाहिए। हैंस चंदरसन कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तुम होमवर्क में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ दिक्कत आएगी तो कल हम इसको करेंगे, और नहीं तो फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन। ये तो सर